Dear student, today our topic is role of essential micronutrients in biological system या biological process। हम जो है इसी के अंतर्गत हमने पहले जो है पिछली वीडियो में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी थी। और आज जो हम बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, आयोडीन। आयरन, सबसे पहले हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है जैसे कि अपने को पता है कि आयरन जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम ये आयरन के कॉम्प्लेक्सेस हैं और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट तथा जो सेल्स में ऑक्सीकरण में आयरन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक जो एडल्ट में आयरन प्रतिदिन आयरन लगभग जो है 10 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ती है। तो आयरन की कमी से हमको पता है कि एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। और इसका आयरन का जो है मेन जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। तो आयरन जो है रोल ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, जो कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम का जो है वो कॉम्प्लेक्स है। और इसका जो मेन पार्ट जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और जो है सेल्स के ऑक्सीकरण में आयरन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो और ये अपन कह रहे हैं कि आइडल की जो प्रतिदिन जो एडल्ट में आयरन की 10 mg आयरन की जो है हमें ज़रूरत होती है। इसकी आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो सबसे पहले जो इसके कार्य हैं जो हमारे शरीर में है वो सबसे पहला हीमोग्लोबिन के रूप में आयरन का जो मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में जो है टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन का पहुंचाना। हीमोग्लोबिन के रूप में क्या करता है ये आयरन जो है वो शरीर में टिश्यू तक जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, ये सेल्स में रेस्पिरेशन में भी सहायक होता है। तीसरा पॉइंट, ये हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, श्वसनीय एंजाइम प्रणाली का भी ये जो मेन कंपोनेंट है। इसी प्रकार से जो है श्वसनीय श्रृंखला में भी प्रयुक्त होने वाले आवश्यक आयरन सल्फर प्रोटीन सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ज़ैंथीन डिहाइड्रोजिनेज, इनकी संरचना में भी जो है निम्न नॉन नीहिम आयरन जो है प्रयुक्त होता है। तो आयरन जो है ये कुछ जो आयरन के उपयोग हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैंगे। अब नेक्स्ट जो मेटल हम ले रहे हैंगे वो है कॉपर। कॉपर भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। साइटोक्रोम, ट्रायोडेज, कैटलेज, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सीडेज आदि की जो क्रियाशीलता में इनमें भी कॉपर की उपस्थिति अति आवश्यक होती है। हीमोग्लोबिन के सामान्य सिंथेसिस में भी कॉपर की माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से एरिथ्रोसाइट्स में भी एक रंगहीन कॉपर युक्त प्रोटीन होता है, एरिथ्रोक्यूप्रिन जो है वो उसमें एरिथ्रोक्यूप्रिन माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो आपका है मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो सामान्यतः अस्थि संरचना के लिए मैग्नीज जो है वो अत्यधिक उपयोगी, अस्थि मीन्स बोन स्ट्रक्चर में मैग्नीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में के रूप में पाया जाता है। पाइरूवेट, कार्बोक्सिलेज तथा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की संरचना में भी मैक्सिमम प्रेजेंट रहता है। लाइपिड परऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को रोकने में भी मैग्नीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल करता है। मैग्नीज आयन की उपस्थिति में ऑर्जिनेज जो है वो एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है। और ये जो मैग्नीज है आइसोसिट्रेट ट्राइडिहाइड्रोजिनेज तथा फॉस्फो ट्रांसफरेज को भी एक्टिव करता है। कार्टिलेज में भी जो है म्यूक्रोपॉलीसैकेराइड्स के सिंथेसिस में भी इसका मैग्नीज का जो है उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो मेटल है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में है वो है जिंक। अब जिंक क्या होता है, ये अनेक एंजाइमों का जो है कंपोनेंट है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्राइड और रेटिनिन रिडक्टेज। ये जो पैंक्रियाज में इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है जिंक। और विटामिन ए की जो प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन को जो है वो इसको कंट्रोल करने में भी ये जिंक का रोल होता है। और ये जीवों में सामान्य वृद्धि तथा रिप्रोडक्शन की क्रिया के लिए भी ये आवश्यक होता हैगा। अब नेक्स्ट जो है वो कोबाल्ट, ये विटामिन B12 का कंपोनेंट है। विटामिन B12 जो है वो हमारी ब्लड सेल को बनाने में सहायक होती हैं और अनेक एंजाइम को एक्टिव बनाने में भी जो है वो कोबाल्ट का जो है उपयोग किया जाता हैगा। फिर नेक्स्ट है क्रोमियम। जो क्रोमियम जो है वो
तो रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को जो वो बैलेंस करने में भी क्रोमियम सहायक होता है। वो क्रोमियम जो थर्ड होता है शरीर में जो फैट्स व प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो मॉलिब्डेनम। अब जो मॉलिब्डेनम जो है तो इसमें जो है जो मॉलिब्डेनम जो है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एल्डी ऑक्सीडेज में मॉलिब्डेनम का प्रमुख जो है वो कंपोनेंट है। हम जो है इसमें जो मैग्नीज के अलावा इसमें हम देखें तो मैग्नीज के अलावा हमने कौन कौन से जिंक लिया, कोबाल्ट के बारे में बताया। जिंक जो है अनेक एंजाइम का जो कंपोनेंट है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्रेज, ये सारे जो है एंजाइम जो होते हैं इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में और इनमें इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जिंक। फिर कोबाल्ट के बारे में हमने बता ही दिया कि ये B12 का जो मेन कंपोनेंट है और ये ब्लड सेल को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्रोमियम जो है, मॉलिब्डेनम की हम बात कर रहे हैं, मॉलिब्डेनम जो है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में मॉलिब्डेनम का जो मेन जो है कंटेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्शन में सहायक होता है। कुछ पेड़ पौधों में भी क्या होता है कि उपस्थित जो नाइट्रोजिनेज जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी होता है मॉलिब्डेनम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैंगे। इसी प्रकार जो सेलेनियम भी एक माइक्रो न्यूट्रेंट एलिमेंट के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। यद्यपि मानव शरीर में ये नहीं पाया जाता परंतु कुछ जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है और इसकी कमी से जो है कई सारी जो है इरेगुलरिटी आ जाती है। अब आयोडीन भी है तो माइक्रो न्यूट्रेंट, पर आयोडीन की कमी से जो है वो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन और आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन के बनने में आयोडीन जो है वे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। थायराइड हार्मोन शरीर की कोशिकीय ऑक्सीडेशन, विकास तथा रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। अब जो ह्यूमन जो बॉडी में आयोडीन की कमी से अपने को बताइए कि गोइटर नमक की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो आयोडीन है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, पर इसका जो है हमारे जो है शरीर में यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आयोडीन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। अब इसी प्रकार से फ्लोरीन क्या है, जो है वो हड्डियों में दांतों के विकास के लिए फ्लोरीन की सूक्ष्म मात्रा भी जो आवश्यकता होती है। ये विशेष तौर पर दांतों में डेंटल कैरियर्स में बचाव करता है और ऑस्टियोपोरोसिस से भी इसका बचाव किया जा से भी बचाव करने में सहायक होता है। ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनका की रोल है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो एल्कली और अल्कलाइन मेटल में सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन आयनों का भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये अब हम इसको अलग अलग इसमें रोल ऑफ सोडियम और पोटेशियम, फिर रोल ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे। अब रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सोडियम और पोटेशियम जो होता है ना, जो आयंस होते हैं, ये क्या होता है जो है बाह्य कोशिका द्रव के महत्वपूर्ण स्थान हैं, आउटर सेल में पाए जाते हैं। ये जो मेटल आयन हैं जैविक प्रणाली में उपस्थित विभिन्न ऋणाविष्ट कार्बनिक आयनों के आवेश को संतुलन हेतु आवश्यक है। अब हम जो सोडियम आयन है किसी भी रूप में हानिकारक नहीं है जब तक कि इसमें इसकी जो अत्यधिक मात्रा उपस्थित ना हो। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ये रक्तचाप में वृद्धि का कारण हो सकता है। जब यदि सोडियम की एक्सेस हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी खाद पानी नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम की अधिक मात्रा होने से जो है वो टॉक्सिक जो है प्रभाव अपना दर्शाने लगता है। एक्सेस ऑफ किसी भी चीज़ की वो क्या होगी, उसको दर्शाने लगेगी। अब पोटेशियम जो आयन है वो जो आपके ब्लू ग्रीन जो कवकों को छोड़कर जो है सभी जीवों के लिए आवश्यक आयन है। यह जो तंत्रिका आवेग संवहन तथा हृदय कार्य के लिए आवश्यक है, परंतु इसका जो एक्सेस भी पोटेशियम की क्या करती है, जो टॉक्सिक प्रभाव शरीर में टॉक्सिक प्रभाव जो है वो उसका दर्शाता है। तो जो शारीरिक प्रक्रिया जिसमें जो है हम कह रहे हैं कोशिकाओं में सोडियम आयन तुरंत जो पृथक होकर पोटेशियम आयनों द्वारा जो है सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आयन ट्रांसपोर्ट। सोडियम आयन जो है वो किससे एकदम से सब्स्टिट्यूट किससे हो रहा है, पोटेशियम आयन से, जिसको हम कह रहे हैं आयन ट्रांसपोर्ट। और यह जो सिस्टम जो कहलाती है सोडियम का पोटेशियम में जो है कन्वर्ट हो जाना, सोडियम आयन का पोटेशियम आयन में एकदम से सब्स्टिट्यूट हो जाना, तो ये क्या कहलाता है, सोडियम पोटेशियम पंप अथवा सोडियम पंप के नाम से भी ये चीज़ जाना जाता है। अब यह जो पंप होता है कोशिका में बाह्य तथा आंतरिक
आउटर और इंटरनल कोशिका द्रव में जो बैलेंस को बनाए रखता है। अब इन आयनिक की जो कंसंट्रेशन जो होती है जो है आउटर और इनर जो सेल्स में वो अलग अलग होती है। सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन मोल डेसीमीटर पर इनवर्स। तो आयन है सोडियम और पोटेशियम, इंटरनल सेल में ये है जो है 0.01 है और आउटर मोस्ट में ये लगभग 1.5 है। इसी प्रकार से जो है पोटेशियम है वो 0.12 से 0.16 है और जो सोडियम है वो आपका कितना है 0.004 है। तो हम ये देखें कि इस सारणी में हम ये देखें कि सोडियम और पोटेशियम आयनों की जो कंसंट्रेशन है इंटरनल व आउटर में कोशिका द्रव्यों में पर्याप्त अलग अलग है। तो ये एक नेचर की विशेषता है कि आयनों के ट्रांसपोर्टेशन द्वारा इन कंसंट्रेशन में जो है वो बैलेंस को बनाए रखती है। तो ये आवश्यक है कि पोटेशियम आयनों की जो कंसंट्रेशन होती है इंटरनल सेल में अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल सेल में जो पोटेशियम आयन अधिक होता है तो इसमें अधिक होने के कारण क्या होता है कि यह ना केवल ग्लूकोज के दहन हेतु आवश्यक होता है परंतु राइबोसोम द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी आवश्यक होता है। इस प्रकार जो है अधिक में यदि सोडियम आयन उपस्थित है बाहर तो उसका जो है उसका निकलना भी आवश्यक होता है कि इन आयनों का कंसंट्रेशन का आवश्यक स्तर बना रहे। यह प्रक्रिया जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो द्वारा जलपीड़ित होकर होता है, जिससे सोडियम आयन जो है वो साइटोप्लाज्म से बाहर धकेल दिए जाती हैं तथा पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि पोटेशियम आयन की तुलना में सोडियम आयन जो है वो लिगेंड के साथ अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस प्रकार सोडियम आयन का सेपरेशन ईजिली हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम आयन की जो बैलेंस की जो है रिएक्शन कोशिकाओं के संचालन के लिए भी आवश्यकता है और पोटेशियम आयन की जो उच्च सांद्र नर्व पल्स संवेदन के लिए। तो हम ये देखें कि यदि हमारे शरीर में यदि भी सोडियम और पोटेशियम इनकी कमी हो जाती है तो नर्व हमारे सिस्टम में नर्वस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो सोडियम और पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब नेक्स्ट जो है इसके बारे में और जो आज हमने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और रोल ऑफ सोडियम और पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में अपन ने डिस्कस किया। थैंक